गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। हम सब आज कैलकुलस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज से जो भी लेक्चर आएगा कैलकुलस का आएगा और वो वीडियो जो है यानी वो लेक्चर जो है यूट्यूब पर अपलोड नहीं होंगे। बस वीडियो जो है जैसे ही ख़त्म होगा और ख़त्म होने के बाद वीडियोज अपलोड नहीं होंगे। तो क्या करना है आप लोग को, इस लेक्चर से यानी कैलकुलस का जो भी लेक्चर आएगा साथ साथ में नोट्स लिखते जाना है। ठीक है, और जो भी डाउट होंगे वो आप बाद में भी पूछ सकते हैं। जैसे रिवीजन कर रहे हैं यानी जैसे क्लास चलता था तो क्लास में क्या है कि हम सब क्लास में बढ़िया से समझ लेते थे चीज़ें। तो ऐसा थोड़ी ना है कि वो क्लास जो है क्लास में जो पढ़ाया जाता था वो दोबारा आपको मतलब यहाँ पर वीडियोज यानी लेक्चर से रिवीजन आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको यदि दिक्कत होता है रिवीजन करते टाइम तो आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू या कॉल करके। ठीक है, तो हम सब और जो मिसलेनियस एक चीज़ और बता देते हैं, मिसलेनियस एक्सरसाइज डिटर्मिनेंट का जो है वो और क्वेश्चन बैंक सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव आपको लास्ट अगस्त तक अपलोड कर दिए जाएंगे और वो डिलीट नहीं किया जाएगा। वो वीडियो जो है आपको हटाया नहीं जाएगा, वो सब दिन रहेगा। तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट आप रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, और ये सब वीडियो जो है अपलोड नहीं होंगे। तो एवरी पॉइंट यानी सभी पॉइंट्स जो है आप नोट्स करते चलिएगा और समझते चलिएगा चीज़ें को। ठीक है बच्चों, तो हम सब कैलकुलस पढ़ने वाले हैं। कैलकुलस हिंदी होता है कलन। ठीक है, कलन। तो ये जो है चैप्टर, इसमें जो है यानी कैलकुलस में हम सबको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है डीसी इंटीग्रेशन। ठीक है, और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो हम सब को कैलकुलस में क्या क्या चीज़ पढ़ना है वो सबसे पहले हम सब देख लेते हैं और सीरियल वाइज से पढ़ते चलेंगे। बस लेक्चर में बने रहिएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर सबसे पहले हम सब लिमिट पढ़ेंगे। ये 11th का टॉपिक है। ठीक है, लिमिट पढ़ेंगे जिसका हिंदी सीमा होता है। उसके बाद हम सब कंटिन्यूटी पढ़ेंगे जिसका हिंदी शांतता होता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे। डिफरेंशिएबिलिटी यानी अवकलनीयता। ठीक है, फिर उसके बाद हम सब डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। डिफरेंशिएशन माने अवकलन होता है। फिर उसके बाद हम सब इसको डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव भी बोलते हैं। डेरिवेटिव्स हिंदी होता है अवकलन। ठीक है बच्चों, फिर एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ही बोलते हैं ज़्यादातर, डेरिवेटिव यानी अवकलन का अनुप्रयोग। ठीक है बच्चों, अवकलन का अनुप्रयोग। इसके बाद हम सब अब इंटीग्रल कैलकुलस यानी
इंटीग्रेशन माने समाकलन होता है। ठीक है बच्चों, अब इंटीग्रेशन में हम सब दो चैप्टर पढ़ेंगे, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन और डिफिनिट इंटीग्रेशन। हिंदी होता है इंडिफिनिट माने अनिश्चित, अनिश्चित समाकलन। जिनको इंग्लिश ज़रूरत है वो इंग्लिश लिखते चलेंगे, जिनको हिंदी और इंग्लिश दोनों ज़रूरत है वो दोनों लिखेंगे। हम दोनों स्टूडेंट को कंसीडर करके चल रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जो है डिफिनिट माने निश्चित समाकलन, निश्चित समाकलन। अब इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, यानी समाकलन का अनुप्रयोग। ठीक है, समाकलन का अनुप्रयोग, इसी को अथवा में एरिया बोलते हैं। ठीक है, एरिया, एरिया अंडर रीजियन द कर्व्स। यानी इसका हिंदी क्या हो जाएगा, वक्रों द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, वक्रों द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल या एरिया भी बोलते हैं। ठीक है, सबसे लास्ट में हम सब डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण, अवकल समीकरण। ठीक है बच्चों, तो ये सब चैप्टर्स हम सबको कैलकुलस के अंडर पढ़ना है। और पूरा कैलकुलस कितना इम्पॉर्टेंट है, कितना नाम सुने होंगे वो आपको भी पता होगा। ठीक है, ये जो है कैलकुलस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, सभी कंपटीशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा, आशा करते हैं कि पूरी चीज़ें क्लियर रहेगा। ठीक है, तो हम सब को क्या पढ़ना है, लिमिट सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद कंटिन्यूटी, उसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी, उसके बाद डिफरेंशिएशन या उसी को डेरिवेटिव्स कहते हैं और उसी को डीसी भी कहते हैं। ठीक है, डीसी यानी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। ठीक है बच्चों, क्या है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। उसके बाद हम सब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स यानी अवकलन का अनुप्रयोग पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो एक चीज़ और बता देते हैं कि कुछ लोग जो हैं डायरेक्ट डीसी पढ़ लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अपना अपना मतलब थिंकिंग है। मेरे अनुसार यदि पूरे कैलकुलस को फील करना चाहते हैं, यदि पूरे कैलकुलस को फील करना चाहते हैं तो सबसे पहले लिमिट पढ़िए। ठीक है, उसके बाद कंटिन्यूटी, उसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी, उसके बाद डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव्स। इसीलिए 11th में लिमिट हम नहीं पढ़ाए थे ताकि ये ताज़ा रहे। ठीक है, तो पूरा कैलकुलस हम सब एक साथ ही पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो कंटिन्यूटी बिना लिमिट के नहीं पढ़ सकते हैं और डिफरेंशिएबिलिटी बिना लिमिट और कंटिन्यूटी के नहीं पढ़ सकते हैं। और डिफरेंशिएशन जब जो देखा जाए वो ये तीनों चैप्टर के बिना ये हम सब नहीं पढ़ सकते हैं।
और ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव लिखा हुआ है, तो इसके बिना तो ये पढ़ ही नहीं सकते हैं। तो एक मतलब जो है ये कनेक्टेड है सभी एक्सरसाइज। अब इंटीग्रेशन जो है, जब यदि डीसी पढ़े हुए रहिएगा तो इसी का उल्टा प्रोसेस है। ठीक है बच्चों, यहाँ का क्या कह रहा है, अवकलन यानी किसी भी चीजों को तोड़ने की प्रक्रिया, छोटा छोटा तोड़ने की प्रक्रिया को अवकलन कहते हैं। समाकलन क्या होता है, वही छोटी छोटी जो चीजें हैं उसको जोड़ने की प्रक्रिया को समाकलन कहते हैं। एक ओवरऑल व्यू दे रहे हैं बच्चों। उसके इसमें हम सब इंडिफिनिट और डिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, यानी इंटीग्रेशन के बिना एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन नहीं संभव है, और डीसी और इंटीग्रेशन के बिना डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हम आप लोगों से यही आशा करते हैं कि सारे लेक्चर आप लोग देखिएगा। ठीक है, और देखना जरूरी है यदि कैलकुलस बढ़िया से क्लियर रखना चाहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम सब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ आप लोग लिखते रहिएगा। एक चीज और एक्स्ट्रा चीज जान लीजिए, फादर ऑफ कैलकुलस कौन है? फादर ऑफ कैलकुलस यानी कलन का जनक, तो वो जो हैं सर आइजक न्यूटन। इनको तो बढ़िया से पहचानते हैं क्या? इनको जो है बढ़िया से पहचानते हैं कि नहीं? बढ़िया से पहचानते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। ठीक है, तो सर आइजक न्यूटन हैं, एंड एक और हैं गैटरी फाइड विल्हेम लेबनिज। गैट्रीफाइड विल्हेम लेबनिज। ठीक है बच्चों, क्या है? फादर ऑफ कैलकुलस यानी कलन के जनक सर आइजैक न्यूटन और गैट्रीफाइड विल्हेम लेबनिज। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों मिलकर के जो है यानी एक्चुअली में क्या है, गैट्रीफाइड विल्हेम लेबनिज फंडामेंटल कॉन्सेप्ट सर आइजैक न्यूटन से यानी न्यूटन साहब से पहले दे दिए थे। ठीक है बच्चों, तो ये पहले फंडामेंटल कॉन्सेप्ट दे दिए थे। अब जब इनका डेथ हो गया तो एक साल बाद सर आइजैक न्यूटन अपना कॉन्सेप्ट से रिलीज किए, तो दोनों को फादर ऑफ कैलकुलस कहा जाता है। यदि ये गो लिखना रहेगा तो लिखेगा गैट्रीफाइड विल्हेम लेबनिज। ठीक है, इनका ज़्यादा योगदान है, लेकिन पूरा जो है चीज़ें ये केवल फंडामेंटल यानी पहले दिए थे इन्हीं, इसीलिए इनको फादर बोला जाता है, लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट दिया गया है सर आइजैक न्यूटन यानी न्यूटन साहब ही पूरा लिखे हैं। कितना बार आप लोग को ऑफलाइन क्लासेस में भी बताए हुए हैं कि न्यूटन साहब कितना महान साइंटिस्ट थे, ये आपको बढ़िया से पता है। कैसे? क्योंकि ये मैथमेटिक्स में भी हैं, फिजिक्स में भी हैं और केमिस्ट्री में भी हैं, तीनों में हैं न्यूटन साहब। ठीक है, यदि आइंस्टीन साहब को लीजिएगा तो क्या है, केवल वो फिजिक्स में है। ठीक है बच्चों, तो ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कीजिएगा, इसके बाद हम सब आगे बढ़ते हैं।
और यदि नहीं लिख पाते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। ठीक है बच्चों, जैसे कुछ लोग धीमे लिखते हैं तो क्या कीजिएगा, जब मिटाने वाले रहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद जब क्लासेस ख़त्म हो जाएगा तो आप स्क्रीनशॉट से लिख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान दीजिएगा। क्या है फादर ऑफ कैलकुलस? सर आइजैक न्यूटन या गैट्रीफाइड विल्हेम लेबनिज। अब कैलकुलस के अंदर हम सब को क्या क्या पढ़ना है, फंक्शंस भी आता है। ठीक है बच्चों, तो वो जो है हम सब जितना ज़रूरत है वो लिमिट में हम सब देख लेंगे, बेसिक चीज़ें। ठीक है, मेन रूप से हम सब लिमिट से स्टार्ट कर रहे हैं। लिमिट है, उसके बाद कंटिन्यूटी बताया हुआ है, लिमिट पढ़ेंगे, कंटिन्यूटी, उसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी, यानी सीरियल वाइज ही पढ़ते चलेंगे। यानी पूरे जो है सभी चैप्टर्स को हम सब फील करते चलेंगे। ठीक है बच्चों, तो आई होप इधर लिख लिए होंगे। हाँ, तो सबसे पहले हम सब लिमिट पढ़ने वाले हैं। लिमिट, ठीक है बच्चों, लिमिट। तो हम सब लिमिट में बेसिक चीज़ें पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यानी यहाँ लिमिट का बेसिक पढ़ने वाले हैं। यदि बेसिक चीज़ें हम सबको पता रहेगा तो आगे भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम सब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ेंगे। तो ये क्या होता है, हिंदी होता है महत्तम पूर्णांकीय फलन। महत्तम पूर्णांकीय फलन। ठीक है बच्चों, क्या चीज है महत्तम पूर्णांकीय फलन या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलेंगे। तो इसको शॉर्ट में हम सब GIF भी बोलते हैं। क्या चीज है, हम सब शॉर्ट में GIF यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। तो इसका डिफिनीशंस देख लेते हैं। अच्छा, नाम से क्या पता चल रहा है बच्चों, महत्तम या ग्रेटेस्ट यानी सबसे बड़ा। ग्रेटेस्ट माने सबसे बड़ा, इंटीजर माने पूर्णांक होता है और फंक्शन। ठीक है बच्चों, तो इससे ही परिभाषा आपको समझ में आ जाएगा। तो परिभाषा देख लेते हैं हम सब। दोज टाइप ऑफ फंक्शन यानी वैसे फलन विच रिटर्न्स द लार्जेस्ट इंटीजर या ग्रेटेस्ट इंटीजर ही लिखिए, लार्जेस्ट इंटीजर इन लेस देन x और इक्वल टू x। लेस देन x और इक्वल टू x क्या चीज है बच्चों, ये जो है f ऑफ x बराबर, ये इसको इस तरह से सूचित करते हैं। तो इसको क्या पढ़ेंगे बच्चों, GIF ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। क्या है बच्चों, f ऑफ x बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। हाँ, तो बच्चों f ऑफ x बराबर इसको क्या पढ़ते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x यानी GIF ऑफ x। ठीक है बच्चों, तो
इसका हिंदी बोल देते हैं, लिख लीजिएगा। वैसे फलन जो x से छोटा या बराबर में, x से छोटा या बराबर में सबसे बड़ा पूर्णांक लौटाता है। क्या चीज? वैसे फलन जो x से छोटा या बराबर में सबसे बड़ा पूर्णांक लौटाता है, उस फलन को क्या बोलते हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हम सब ये देखेंगे, इधर तो लिख लिए होंगे। तो यहां पर हम सब जैसे क्या है, f ऑफ x बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, तो x तो इंटीजर रहेगा या इंटीजर नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, x जब नॉट इंटीजर हो और जब x इंटीजर हो तो इतना बराबर, ये छोटा में सबसे बड़ा पूर्णांक x नॉट बिलोंग्स टू i यानी इंटीजर नहीं है। ठीक है बच्चों, यदि इंटीजर नहीं है तो ये छोटा में सबसे बड़ा पूर्णांक होगा। ठीक है, क्या चीज? छोटा में सबसे बड़ा पूर्णांक यानी लार्जेस्ट इंटीजर इन लेस देन x। जब लेस देन x रहेगा, x से छोटा रहेगा तो उसमें सबसे बड़ा पूर्णांक होगा, और जब x बिलोंग्स टू इंटीजर है तो ये इंटीजर के बराबर ही रहेगा। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया है कि नहीं? हाँ, तो बच्चों अब हम सभी इसके बारे में एग्जाम्पल देखते हैं, पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम सब एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ 2.5 ले लेते हैं। तो 2.5 जो है ये इंटीजर है या नहीं है? तो 2.5 देख रहे हैं कि ये इंटीजर नहीं है, यानी ये पूर्णांक नहीं है। तो पूर्णांक नहीं है तो क्या देखेंगे? छोटा में सबसे बड़ा पूर्णांक। x यदि पूर्णांक नहीं है तो छोटा में सबसे बड़ा पूर्णांक। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखते हैं संख्या रेखा दर्शा करके, तो यहाँ इधर 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 डॉट 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 आगे तक जाएंगे और इधर -∞ तक जाएगा। ठीक है, संख्या रेखा सभी लोग जानते होंगे। तो यहाँ 2.5 2 और 3 के बीच में आएगा। तो क्या कह रहा है बच्चों? छोटा में सबसे बड़ा पूर्णांक। तो छोटा 2.5 से छोटा इधर वाला है और इसमें सबसे बड़ा पूर्णांक क्या है? 2 है। सबसे बड़ा पूर्णांक 2 है, तो इसीलिए इतना बराबर 2 होगा। 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होगा। ठीक है बच्चों, अब हम सब नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। तो इसके पहले हम सब नोट करेंगे, यानी आपको नोट करना है। ठीक है बच्चों, हाँ इधर तो लिख लिए होंगे बच्चों। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं क्या कह रहा है। महत्तम पूर्णांकीय फलन यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? वैसे फलन जो x से छोटा या बराबर में सबसे बड़ा पूर्णांक देता है।
ठीक है, या ऐसे भी हम सब ध्यान में रख सकते हैं। यदि ट्रिकली याद रखना है लॉन्ग टाइम के लिए तो क्या रखेंगे याद कि छोटा में सबसे बड़ा पूर्णांक। ठीक है, छोटा में सबसे बड़ा पूर्णांक। तो इसको सूचित क्या चीज़ से किया जाता है, ये बड़ी ब्रैकेट के अंडर। ठीक है, बुक में इस तरह से भी लिखा हुआ रहेगा कि इस तरह से एक पॉइंट दिया हुआ रहेगा और ये लिखा रहेगा ये GIF है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में ही लिखा रहेगा या फुल फॉर्म दिया हुआ रहेगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। f ऑफ x बराबर ये है, तो इसी को हम सब इसी को पॉइंट वाइज तोड़े हैं, यानी x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर है। तो ये क्या हम सब बोलेंगे, लार्जेस्ट इंटीजर इन लेस देन x, यानी x जब इंटीजर नहीं है तो x में सबसे बड़ा, x से छोटा में से सबसे बड़ा पूर्णांक जो होगा वही यहाँ पर लिखेंगे जब इंटीजर नहीं होगा तब, और जब x इंटीजर है तो वही इंटीजर ही निकलेगा। जैसे 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है बच्चों, तो हम सब 2.5 को संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। जब नहीं मतलब जब दिक्कत होने लगेगा तो किसी भी संख्या का ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछता है तो संख्या रेखा पर दर्शाएंगे और छोटा में सबसे बड़ा पूर्णांक देख लेंगे। तो जैसे 2.5 आया, 2.5 से छोटा इधर होता है। संख्या रेखा पर तो जानते हैं ना कि बाएं तरफ जाते हैं तो संख्याएं छोटी होती जाती है और दाएं तरफ जाते हैं, राइट साइड जाते हैं तो संख्याएं बढ़ते जाती है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर छोटा में सबसे बड़ा पूर्णांक 2 है। आई होप क्लियर होगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम सब जो है हम सब और एग्जाम्पल देखते हैं, जिसे 5.2 है। क्या है बच्चों, 5.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो क्या हो जाएगा 5.2, यहाँ 4 5 6 7, 5.2 क्या होगा 5 के दाहिने तरफ, यानी 5.2 यहाँ लिख दिए। अब छोटा में छोटा संख्याएं इधर होगा 5 से, छोटा में सबसे बड़ा पूर्णांक कौन है, 5 है, तो बराबर 5। अब हम सब और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे यदि बोलेंगे कि 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो उसके लिए हम सब क्या करेंगे, संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। तो यहाँ 2 इंटीजर है, 2 इंटीजर है तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। क्या करेंगे, 2 लिख देंगे। यदि ग्रेटेस्ट इंटीजर -10 का पूछेगा तो -10 क्या इंटीजर नहीं है, पूर्णांक है या नहीं है, इसीलिए -10 होगा। ठीक है बच्चों, अब पूछ देगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -5.5, ये बहुत ही अच्छा है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर क्या -5 लिख देंगे। ध्यान दीजिएगा, 2.5 था तो 2 था, 5.2 आया तो 5 हुआ। और भी एग्जाम्पल यदि लेना चाहते हैं, यदि 2.99 रहेगा तो क्या होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर यहाँ ध्यान दीजिएगा ये 1 है, 2 है और 3 है। 2.99 यहाँ होगा, 2.99 यहाँ होगा। अब छोटा में सबसे बड़ा पूर्णांक यही होगा ना बच्चों, तो इसका भी 2 ही होगा। तो इस अनुसार से लग रहा होगा आपको कि सर इधर हो रहा था तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ये लग रहा है ना, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तो क्या करेंगे, हमेशा कॉन्सेप्ट यानी बेसिक कॉन्सेप्ट
ध्यान में रखे रहना। तो क्या करेंगे, देख लेंगे कि ये किसके किसके बीच है। -6 -5 -4 -2 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी और इधर माइनस इन्फिनिटी। यहाँ क्या हो जाएगा -7, फिर आगे चलते जाएगा -इन्फिनिटी तक होगा। ठीक है बच्चों, तो ये -5.5 जो है यहाँ होगा। यदि यहाँ होगा -5.5 तब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -5 होगा, लेकिन -5.5 इधर होगा ही नहीं, क्योंकि -5.5 -5 से छोटा है। ये पता है ना कि जब परिमाण ज़्यादा रहता है, जब परिमाण ज़्यादा रहता है और उसमें माइनस लग जाता है तो वो संख्याएं और छोटी हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ -5.5 5 से ज़्यादा परिमाण है, 5.5 ज़्यादा है, माइनस लगा हुआ है इसीलिए ये छोटा हो जाएगा, यानी -5.5 यहाँ होगा। अब देखिए, अब ध्यान से देखिए कि छोटा में सबसे बड़ा पूर्णांक कौन है, -6 है, तो कितना होगा। फील आया है कि नहीं बच्चों, आई होप ये क्लियर होगा। तो इसी प्रकार अब देखिए -10.99 का निकालिए, -10.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर अभी तो हम सब एकदम बेसिक से चल रहे हैं, जब सीख जाएंगे तो एकदम 10 सेकेंड में ही बन जाएगा। -10.99 है तो ये किसके किसके बीच रहेगा, ये -11 -10 -9 -8। ठीक है, तो -10.99 यहाँ -12 होगा, -10.99 ये लगभग -11 के आसपास होगा, -10.99। इससे छोटी संख्याएं बाएं तरफ देखेंगे तो छोटा में सबसे बड़ा संख्या क्या है, -11 है। ठीक है बच्चों, -11 है। हमेशा ध्यान रखना है कि छोटे में सबसे बड़ा पूर्णांक। ठीक है, यदि इंटीजर है तो इंटीजर निकलेगा, और यदि इंटीजर नहीं है तो छोटा में सबसे बड़ा पूर्णांक। अब प्रैक्टिस के लिए देखते हैं, -2.9999। ठीक है, फिर 5.999। ठीक है, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0 क्या हो जाएगा बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा -2.99 है, माइनस में है, तो क्या करेंगे, ये -2 और -3 के बीच रहेगा, -2 और -3 के बीच रहेगा। ठीक है, तो ये छोटा यदि देखेंगे, छोटा में सबसे बड़ा पूर्णांक तो -3 होगा। 5.999 5 और 6 के बीच रहेगा, तो यहाँ प्लस है, तो ये 5 और 6 के बीच में रहेगा, तो इसमें छोटा में सबसे बड़ा पूर्णांक कितना हो जाएगा, 5। 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, 0 खुद एक इंटीजर है, इसीलिए क्या हो जाएगा, 0 ही होगा। आशा करते हैं कि सभी पॉइंट्स क्लियर होंगे। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए बच्चों, इसके बाद हम सब आगे बढ़ेंगे। छोटा में सबसे बड़ा पूर्णांक 5 होगा। ठीक है, ये दर्शाया भी गया है, ये 5.2 5 से ज़्यादा है, तो ये छोटा में सबसे बड़ा पूर्णांक 5 ही है। 2.99 का 2 होगा, क्योंकि 2.99 2 और 3 के
बीच में होगा, तो छोटा में सबसे बड़ा पूर्णांक 2 है। अब 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 ही होगा क्योंकि 2 इंटीजर है। -10 का क्या होगा? -10 ही होगा क्योंकि -10 भी खुद एक इंटीजर है। फिर -5.5, तो -5.5 -6 और -5 के बीच में होगा, तो छोटा हम सब देखें तो ये सबसे छोटा में सबसे बड़ा पूर्णांक -6 ही है। -10.99 है, तो ये -11 और -10 के बीच होगा। -10.99 ये लगभग -11 के आसपास है, तो -11 की तरफ ही होगा ना। और ये इसमें छोटा में सबसे बड़ा पूर्णांक -11 ही है। फिर -2.99 में देखें तो ये -3 हो जाएगा। अब तो एक्सपर्ट हो गए होंगे, ठीक है बच्चों। तो आशा करते हैं कि नोट कर लिए होंगे, ठीक है। तो इधर मिटा देते हैं। हाँ, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा बच्चों, आशा करते हैं। अब हम सब इसी में फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन देखते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस, ठीक है, यानी भिन्नात्मक, हिंदी में बोले तो भिन्नात्मक फलन, ठीक है बच्चों, भिन्नात्मक फलन। तो ये क्या होता है, इसको जो है हम सब करली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, करली ब्रैकेट के अंदर, यानी इसको क्या बोलेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, FPF। पढ़ेंगे क्या, फ्रैक्शनल, यदि f ऑफ x बराबर इस तरह से है तो इसको क्या बोलेंगे, FPF ऑफ x। क्या चीज, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ x, x का भिन्नात्मक फलन, ठीक है बच्चों। तो ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बराबर होता है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो इसके बारे में कहानी ध्यान से सुनिएगा। क्या है, भिन्नात्मक या फ्रैक्शनल, फ्रैक्शन से पता चल रहा होगा क्या चीज, यानी जैसे 2.99, 2 पॉइंट, यानी ये कोई भी संख्या को तो हम सब दशमलव करके तो लिख सकते हैं, या तो इंटीजर हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है बच्चों। तो यहां पर कह रहा है केवल और केवल दशमलव, तो इसका जो है ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन, यानी कोई संख्या है तो कोई संख्या में से उस संख्या में से छोटा में सबसे बड़ा पूर्णांक घट रहा। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, दशमलव वाला भाग बचेगा। तो इसीलिए इसको क्या चीज बोला जाता है, भिन्नात्मक फलन, ठीक है। तो इसका रेंज क्या होता है, यानी इसका मान वैल्यू ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, वैल्यू ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है। तो इसका मान जो होता है 0 से बड़ा या बराबर और 1 से छोटा होता है। क्या होता है बच्चों, 0 से बड़ा या बराबर और 1 से छोटा। अच्छा, इसी में इसी के बारे में रेंज करके भी पूछ सकता है कंपटीशंस में, ठीक है। तो इसका मान क्या बोलेंगे बच्चों कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x डज बिलोंग्स टू 0 शामिल है। ये क्या है, 0 शामिल है, इसलिए क्लोज्ड इंटरवल
और एक शामिल नहीं है, इसीलिए इधर ओपन इंटरवल, इंटरवल पढ़े हैं ना, क्लासेस में पढ़ाया गया है बहुत बार। ठीक है बच्चों, तो क्या होगा, 0 शामिल होगा और 1 शामिल नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम सब इसके ऊपर एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो यहां पर एग्जाम्पल के थ्रू समझिएगा क्या चीज है, हम सब 2.3 का फ्रैक्शनल पार्ट मतलब जानना चाहते हैं। तो हम सब क्या जानते हैं बच्चों, कि चूंकि हम सब जानते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बराबर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ठीक है बच्चों, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो x के जगह क्या है बच्चों 2.3, तो इसलिए 2.3 का फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस बराबर 2.3 माइनस 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 2.3 माइनस 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, 2 होगा, तो 2.3 में से 2 गया 0.3। ठीक है बच्चों, अब जो है अगला एग्जाम्पल 3.99 का फ्रैक्शनल पार्ट पूछ रहा है। तो इतना बराबर अब क्या हो जाएगा, x के जगह ये आया है, तो x का फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन बराबर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब x के जगह ये आया है, तो इतना ही बराबर 3.99 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.99। ठीक है, 3.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब 3.99 माइनस इसका ग्रेटेस्ट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 0.99। आशा करते हैं ये क्लियर होगा। अब अगला एग्जाम्पल देखिएगा बच्चों, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 5। तो ये क्या हो जाएगा, 5 माइनस 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, x के जगह 5 आया है, तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x होता है, तो 5 माइनस 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, अब 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 5 ही होता है, 0। ऐसे भी देखने में लग रहा है कि 2.3 में दशमलव भाग कितना है, 0.3। अब फिल कर रहे हैं। ठीक है, 3.99 में फ्रैक्शनल पार्ट कितना है, 0.99, और 5 में 0 ही है, 5.0 लिखते हैं। तो आशा करते हैं कि ये सब क्लियर होंगे। ठीक है बच्चों, तो इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम सब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नींद नहीं आ रहा है कि नींद आ रही है? हाँ, तो जल्दी इसको नोट कीजिए। हाँ, तो बच्चों नोट कर लिए होंगे। ठीक है, क्या है
फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, यानी इसको एफ पी एफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस बोलते हैं। एफ ऑफ एक्स बराबर ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स बराबर क्या होता है, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। ठीक है बच्चों, तो वैल्यू ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन यानी भिन्नात्मक फलन का मान कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से बड़ा या बराबर और 1 से छोटा। यदि रेंज का बात करेंगे तो इंटरवल पढ़े हुए हैं ना, तो 0 शामिल है और 1 शामिल नहीं है। ठीक है बच्चों, तो 0 शामिल है इसलिए क्लोज्ड इंटरवल और 1 शामिल नहीं है इसीलिए ओपन इंटरवल। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक तो हम सब का क्लियर है। अब इसके ऊपर में एग्जाम्पल देख रहे थे, तो जैसे 2.3, तो x के जगह 2.3 आया, तो अब x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x होता है, तो 2.3, और 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 2 होता है, तो 2.3 माइनस 2 0.3। ठीक है बच्चों, फिर 3.99, तो 3.99 माइनस 3.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है, GIF, तो 3.99 का GIF कितना हो जाएगा, 3 होगा। ठीक है, तो ये 3.99 माइनस 3 घटाने आता है ना, 0.99 होगा। अब 5 का यानी कोई इंटीजर का हम सब पहले दशमलव वाला देख रहे थे। ठीक है, अब हम सब इंटीजर वाला देख रहे हैं, और ये भी दशमलव था किसमें, पॉजिटिव में, अभी निगेटिव बाकी है, तो धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर x के जगह 5 आया, तो 5 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, 5 माइनस इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, 5 होगा, तो 5 माइनस 5 बराबर 0। ठीक है, तो इधर जो नहीं नोट किए हैं इधर नोट कीजिए और इधर भी सुनते जाइएगा। ठीक है, आशा करते हैं इतना देरी में तो नोट कर लिए होंगे। और वीडियो जो है यानी लेक्चर जो है ध्यान से देखिएगा, कैलकुलस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसमें भी लिमिट है। यदि फील करना चाहते हैं कैलकुलस को तो प्रत्येक लेक्चर देखते जाइए, यानी लेक्चर में बने रहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम सब अब एग्जाम्पल माइनस वाला संख्या ले रहे हैं, जैसे -2.5 का फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है बच्चों, तो x के जगह क्या आ गया है, -2.5, तो -2.5। तो आशा करते हैं कि सभी को GIF क्लियर होगा। तो -2.5 अब -2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, ये तो क्लियर होगा ही, तो ये -3 होगा। अब -2.5 अब माइनस गुने माइनस प्लस, तो ये 0.5 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर अब जो है यदि -5.99 का पूछे फ्रैक्शनल पार्ट, -5.99 का फ्रैक्शनल पार्ट, तो x की जगह ये आ गया है, इसलिए -5.99 माइनस -5.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो यहाँ पर -5.99 माइनस इसका कितना मान हो जाएगा, -6 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो माइनस गुने माइनस प्लस -5.99 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 में से 5.99 जाएगा, तो कितना हो जाएगा, घटाने आता है ना, नहीं आता है तो देखिए 6.00 लिख सकते हैं, और यहाँ 5.99 है, माइनस है, 10 में से 9 गया तो क्या हो जाएगा, ये जो है 1 हो जाएगा। तो यहाँ 9 में से 9 गया 0, और यहाँ 5 में से 5 गया 0, यहाँ पॉइंट रहेगा, यानी 0.01। ठीक है, इतना में तो सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, इधर मिटाते हैं बच्चों।
यहाँ पर बगल में भी बच्चे का क्लास चल रहा है, ठीक है, तो आई होप डिस्टर्ब नहीं हो रहा होगा। यदि थोड़ा बहुत आवाज़ जा रही होगी तो उसको झेलिए, ठीक है। उतना भी मतलब स्ट्रॉन्ग आवाज़ नहीं आ रहा, ठीक है। हाँ, तो और एग्जाम्पल ले लेते हैं माइनस वाला। -5.6 ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, -5.6 -5.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, -5.6 माइनस इसका कितना हो जाएगा बच्चों, -6 हो जाएगा, ठीक है। तो -5.6 + 6 तो ये 0.4 हो गया। क्या 6 में से 5.6 गया तो 0.4। तो हम सब फ्रैक्शनल पार्ट में क्या देख रहे हैं, जब संख्याएं पॉजिटिव रहता था, जब संख्याएं पॉजिटिव रहता था तो दशमलव बड़ा होता था। जब संख्याएं इंटीजर यानी संख्याएं पूर्णांक हो जाती थी तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो गया। क्लियर है बच्चों। और जब संख्याएं निगेटिव में जा रहा है, जब संख्याएं निगेटिव में जा रहा है तो क्या हो रहा है, उससे एक बढ़ जा रहा है, जैसे -2.5, तो एक में से उतना घटा रहे हैं, जिसे ये 0.5 था, ठीक है। तो एक में से 0.5 गया 0.5, ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पर। यहाँ -5.99 था तो एक में से 0.99 घट गया तो 0.01 बचा। इसी प्रकार एक में से 0.6 गया, इसका फ्रैक्शनल पार्ट एक में से घटा दीजिए तो उतना ही बचता है जब संख्याएं निगेटिव रहे। तो आशा करते हैं फील आया होगा, ठीक है बच्चों। तो इसको नोट कीजिए, क्या बोले, ध्यान से सुनते भी चलिए और लिखते भी चलिए। जब संख्याएं पॉजिटिव हो यानी पॉजिटिव रहेगा तो क्या है, एक मतलब केवल दशमलव वाला पार्ट, दशमलव भाग, ठीक है, यानी पॉइंट के बाद जो रहेगा वो। जब इंटीजर रहेगा तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, शून्य। जब इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट ये क्या है, पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स रहेगा तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव नंबर्स रहेगा तो दशमलव भाग यानी पॉइंट के बाद जो रहेगा वो होगा। जब इंटीजर रहेगा तो फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो जाएगा। जब निगेटिव रहेगा, निगेटिव नंबर्स रहेगा तो क्या करेंगे, एक में से उतना घटा के देंगे जो निगेटिव वाला रहेगा। एक माइनस निगेटिव वाला दशमलव भाग, निगेटिव वाला दशमलव भाग, ठीक है बच्चों, देख ही रहे हैं। तो ये आप शॉर्टकट आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं, शॉर्टकट यानी डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। क्या, जब पॉजिटिव रहेगा यानी धनात्मक संख्याएं रहती है तो उसमें जो दशमलव भाग होगा वही फ्रैक्शनल पार्ट बराबर होगा। जब इंटीजर रहेगा तो उसका 0 हो जाएगा, इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो जाएगा। जब निगेटिव नंबर्स रहेगा तो एक में से जो निगेटिव वाला दशमलव भाग रहेगा उतना घटा देंगे। जैसे 0.5 इसका है तो एक में से 0.5 घटाइए, लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज जाएंगे तो यही जो बताए हैं, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। आशा करते हैं सभी पॉइंट्स क्लियर होगा, ठीक है बच्चों। तो इसको नोट कीजिए।
हाँ तो बच्चों हम सब लिमिट के तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और बेसिक में पढ़ लीजिए, वो भी आते रहता है, सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन क्या होता है वो देख लीजिएगा, ठीक है। सिग्नम फंक्शन तो ये जो है एफ ऑफ एक्स बराबर मॉड एक्स बटा एक्स, एफ ऑफ एक्स बराबर मॉड एक्स बटा एक्स को सिग्नम फंक्शन कहते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, मॉड का कॉन्सेप्ट तो जानते हैं कि यदि y बराबर मॉड x बोलेंगे तो यहाँ पर x का मान 0 से बड़ा भी हो सकता है, x बराबर 0 भी हो सकता है और x लेस देन 0। x का मान 0 से बड़ा यानी धनात्मक, 0 के बराबर और लेस देन 0 मतलब निगेटिव नंबर। तो मॉडुलस क्या करता है, फिल्टरिंग का काम करता है, ठीक है। तो ये मॉडुलस जो है यानी जब x ग्रेटर देन 0 रहेगा तो ये x ही होगा। फिल्टरिंग मतलब हमेशा पॉजिटिव ही देगा, ठीक है। यानी ये मॉडुलस जो होता है निगेटिव संख्याएं को भी पॉजिटिव बना देता है जब मॉडुलस हटाएंगे तो, ठीक है। तो ये जब x 0 से बड़ा है यानी धनात्मक है पहले से, तो उसको फिल्टर नहीं करेगा, जैसे रहेगा वैसे ही निकाल देगा। जब 0 है तो ये 0 ही होता है। जब x लेस देन 0 है, जब x लेस देन 0 है यानी निगेटिव नंबर है, तो क्या हो जाएगा, ये एक और लगा देंगे माइनस, x पहले से निगेटिव है तो एक और माइनस लगा दिए तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। तो मॉडुलस फंक्शन हम सब पढ़े हुए हैं। अब आते हैं सिग्नम फंक्शन पर। तो यहाँ x ग्रेटर देन 0 के लिए तो ये क्या हो जाएगा, x बटा x, तो ये 1 हो गया, यानी x ग्रेटर देन 0 के लिए 1 होता है और x लेस देन 0 के लिए, x लेस देन 0 के लिए ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये माइनस एक्स बटा एक्स, तो ये और ये कैंसिल हो गया, -1। तो यहाँ से हम सब क्या सीखे हैं सिग्नम फंक्शन में कि x का मान जो है ग्रेटर देन 0 रहता है तो वो 1 होता है और x लेस देन 0 रहता है तो वो -1 रहता है। कंपटीशन में आ जाते हैं सिग्नम फंक्शन, ठीक है बच्चों। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आशा करते हैं ये सब क्लियर होगा। हाँ तो बच्चों आशा करते हैं कि आप लोग नोट कर लिए होंगे, ठीक है। तो हम सब अब आगे बढ़ते हैं। हाँ तो अब हम सब लिमिट चैप्टर में एंट्री लेने वाले हैं, ठीक है। अब जो है लिमिट का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सब पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ x टेंस टू, मीनिंग ऑफ x टेंस टू a, इसको टेंस टू पढ़ा जाता है, ठीक है। ये टेंस टू, x टेंस टू a का अर्थ, ठीक है। तो इसके बारे में कहानी सुनिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्या है, एक बच्चा जो है इधर से, जैसे यहाँ पर इस तरह से खड़ा है, ठीक है। तो एक बीच में बिहार शरीफ में खड़ा है बच्चा, एक राजगीर से आ रहा है और एक बख्तियारपुर से, ठीक है। एक बार राजगीर से आता है, सेम ही बच्चा को ले लीजिए, एक बार राजगीर से आता है और एक बार बख्तियारपुर से। तो बीच में क्या है, बिहार शरीफ, ठीक है। बाएं तरफ राजगीर
और इधर बख्तियारपुर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ जो है यहाँ से चलता है और ये बिहार शरीफ है। तो यहाँ से चलते आता है, ये जैसे ही अभी बिहार शरीफ पहुँचा नहीं है, किसी को फ़ोन करके, मतलब जैसे उनके पिताजी फ़ोन करते हैं, पूछते हैं कहाँ पहुँचा, तो क्या कहता है, जब बिहार शरीफ में एंट्री लेने वाले रहते हैं तभी बोल देते हैं कि हम बिहार शरीफ पहुँच गए। ठीक है, और इधर से बख्तियारपुर से वही बच्चा आता है तो पूछते हैं कि कहाँ पहुँचा है, तो जैसे ही ये कहाँ 17 नंबर लीजिए, या उसके आगे कौन सा है मोड़, मोरा तालाब। तो मोरा तालाब पहुँचते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि कहाँ पहुँचा, तो वो बोल देते हैं बिहार शरीफ पहुँच गए। ठीक है, या बिहार शरीफ पहुँचने वाले हैं, तो उनको क्या बोलना चाहिए, बिहार शरीफ पहुँचने वाले हैं, यानी वो बॉयज जो है टेंस टू बिहार शरीफ है। ठीक है, यानी बिहार शरीफ के नज़दीक है या बिहार शरीफ को अप्रोच कर रहे हैं। तो यही चीज़ें है बच्चों, ये यदि बिहार शरीफ पहुंच रहे हैं तो ये क्या है, ये बॉय है, बॉय टेंस टू बिहार शरीफ फ्रॉम लेफ्ट साइड। क्या है, बॉय टेंस टू बिहार शरीफ फ्रॉम लेफ्ट साइड, और ये बॉय टेंस टू, जिसे राम ही नाम रख दीजिए, राम टेंस टू बिहार शरीफ फ्रॉम लेफ्ट साइड, यानी राजगीर साइड। ठीक है, राजगीर को बाएं साइड रखे हैं और बख्तियारपुर को दाएं साइड। तो यही राम जो है, अब राम टेंस टू बिहार शरीफ फ्रॉम राइट साइड या बख्तियारपुर साइड भी बोल सकते हैं। तो ये हम सब प्रैक्टिकली देख लिए हैं बच्चों। अब इस पे देखते हैं, जैसे यहाँ पर थोड़ी ना राम रहेंगे, यहाँ पर हम सब एक वेरिएबल लेंगे और एक संख्या लेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको संख्या रेखा का नॉलेज होना चाहिए, तो वो अच्छी तरह से आपको पता है। ठीक है बच्चों, इसको समझ में आया कि नहीं, ये समझे हैं ना। ये क्या है, ये राम जो है टेंस टू बिहार शरीफ फ्रॉम राइट साइड, यानी बख्तियारपुर साइड, और ये राम टेंस टू बिहार शरीफ, राम टेंस टू बिहार शरीफ फ्रॉम लेफ्ट साइड, यानी फ्रॉम लेफ्ट साइड, यानी कि इसको क्या बोलेंगे, राजगीर साइड। ठीक है बच्चों, तो यही चीजें यहां पर है, x टेंस टू ए, आ तो लेफ्ट साइड से जाएगा या राइट साइड से। ठीक है, और यदि दोनों तरफ से आ रहा है, ये राम है ये श्याम है, तो क्या हो जाएगा, हम बराबर नहीं कर सकते हैं। यदि बिहार शरीफ एंट्री ले लेंगे तब ना, तो यही बोलेंगे बॉय टेंस टू बिहार शरीफ बट नॉट इक्वल टू, मतलब नॉट रिच्ड बिहार शरीफ, यानी दोनों पहुंचने वाले रहेंगे, फिर क्या बोलेंगे, ये बिहार शरीफ नहीं पहुंचा है। आशा करते हैं कि ये बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो यही इसी पे आधारित इधर देख लेते हैं बच्चों। ठीक है, इसको लिखने का जरूरत नहीं है, यहाँ कॉन्सेप्ट पर लिखिएगा। क्या चीज़ है, x टेंस टू ए, तो पहले हम सब पढ़ने के लिए सीख लेते हैं, यानी रीड एज पढ़ा जाता है, x टेंस टू ए या x अप्रोचेज टू ए या x नियर टू ए। क्या कह रहा है बच्चों, अप्रोचेज माने जानते हैं कि पहुंच होता है, नियर माने नज़दीक होता है। ठीक है, तो यहाँ x, इसको यदि हिंदी बोलेंगे तो x का मान या x ए की ओर अग्रसर है, x ए की ओर अग्रसर है, x ए की ओर अग्रसर है। ठीक है, यानी इसको पढ़ा जाता है x टेंस टू ए
या x अप्रोचेज टू ए या x नियर टू ए। और यदि हिंदी में बोलेंगे तो तीनों का एक ही सेंस निकलता है, क्या चीज, x का मान या x a की ओर अग्रसर है। ठीक है बच्चों, तो आई होप ये सब क्लियर होगा। अब इसमें हम सब तीन तरीका से पढ़ सकते हैं। जैसे पहला, हाँ इसके बारे में x और a के बारे में जान लेंगे। वेयर a इज कांस्टेंट, कांस्टेंट माने क्या होता है, अचर, नहीं बदलने वाला, और x इज वेरिएबल, यानी x चर राशि है और a अचर राशि है। x इज कांस्टेंट एंड a इज कांस्टेंट एंड x इज वेरिएबल। इतना इंग्लिश तो चलेगा बच्चों, ठीक है। तो यहां पर पहला कंडीशन में हम सब देख रहे हैं a अस्थिर है, x क्या है, यानी यही राम। तो राम एक बार इधर से जा रहा है तो यानी x यहां क्या है, x टेंस टू ए फ्रॉम लेफ्ट साइड। x a की ओर अग्रसर है, किसके तरफ से, बाएं तरफ से। तो x बाएं तरफ से a की ओर अग्रसर है। हिंदी क्या हो जाएगा बच्चों, x बाएं तरफ से a की ओर अग्रसर है। नींद आ रही है क्या बच्चों, कुछ लोग को क्या है कि लग रहा होगा सर नींद तो नहीं आ रही है लेकिन भूख लग रही है क्या, तो इतना सवेरे खाइएगा। हाँ सर, खाने के लिए ही तो, क्या आगे क्या है, यानी खाने के लिए ही तो जन्मे हैं, यानी खाने के लिए जी रहे हैं, यानी जीने के लिए नहीं खा रहे हैं। भरपेट यानी दबा के खाते हैं और दबा के सोते हैं। पढ़ना क्या उतना ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, जोक सा पार्ट आगे बढ़ते हैं अब हम सब। तो पहला ये है x टेंस टू ए फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो दूसरा क्या हो जाएगा, अबरी दाहिने तरफ से आएगा। तो यही चीज़ें यानी ये है, तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ये x टेंस टू ए फ्रॉम राइट साइड, x टेंस टू ए फ्रॉम राइट साइड, x टेंस टू ए फ्रॉम राइट साइड, यानी x दाएं तरफ से a की ओर अग्रसर है। ठीक है बच्चों, x दाएं तरफ से a की ओर अग्रसर है। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। हाँ तो बच्चों आशा करते हैं नोट कर लिए होंगे। ठीक है, क्या चीज़ कह रहा है, मीनिंग ऑफ x टेंस टू ए। एक बार और देख लेते हैं x टेंस टू ए का अर्थ। तो ये प्रैक्टिकली हम सब देख लिए थे, क्या है, पढ़ा जाता है इसको x टेंस टू ए या x अप्रोचेज टू ए या x नियर टू ए। ठीक है, तो यहाँ a क्या है, कांस्टेंट है यानी अचर राशि है, और x चर राशि है। ये बाएं तरफ से जा रहा है इसीलिए बोलेंगे x टेंस टू ए फ्रॉम लेफ्ट साइड, और ये क्या है, राइट साइड से आ रहा है तो x टेंस टू ए
फ्रॉम राइट साइड। ठीक है बच्चों, तो अब एक और बच रहा है, ये तो राइट और लेफ्ट रहेगा, यानी दोनों तरफ से आएगा, तो हम सब क्या बोलेंगे, तीसरा जो है दोनों को मिला करके लिख रहे हैं, तीसरा यहां पर हम सब ये a है तो इधर से आ रहा है, और ये तो ये क्या बोलेंगे, x टेंस टू a बट नॉट इक्वल टू a, यानी x a की ओर अग्रसर है, x है जो a की ओर अग्रसर है परंतु a के बराबर नहीं है, x इज नॉट इक्वल टू a बोलेंगे। तो ये भी कथन सही है, x जो है a के बराबर नहीं है लेकिन a की ओर जा रहा है। क्लियर है या नहीं बच्चों? ठीक है, तो आज हम सब क्या क्या पढ़े हैं वो एक बार देख लेते हैं। तो हम सब ये पढ़े हैं कि शुरू में सिलेबस यानी जो कैलकुलस में हम सब पढ़ने वाले हैं वो पढ़े हैं, फिर उसके बाद जो है बेसिक चीज़ें पढ़े हैं लिमिट से संबंधित, क्या क्या चीज़ें, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फिर उसके बाद फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, और उसके बाद सिग्नम फंक्शन, और उसके बाद हम सब x टेंस टू a का अर्थ पढ़े हैं। ठीक है बच्चों, तो आज जो है हम सब यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, तो सभी को गुड नाइट, और इसको हम सब मतलब आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, इसको जो है लिख लीजिएगा, इधर तो लिख लिए होंगे। तो सभी को गुड नाइट। ठीक है।